तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 के लिए इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र की एक मैराथन क्लास लेकर हम आपके लिए आए हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट अर्थशास्त्र कराने वाले हैं, कंप्लीट इकोनॉमिक्स कराने वाले हैं। आप ये मान लीजिएगा, अगर आपने आज की क्लास देख ली तो अगर आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, ये तो एग्जाम है ही, इनके अलावा अगर कोई और भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें अगर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र आपका आता है तो इससे कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। तो इस क्लास को अच्छे से देखिए और ध्यानपूर्वक हर बात को समझिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जो मैं थ्योरी है वो भी बताने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र अर्थात सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती है? दोस्तों, इसका जवाब देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र अर्थात और चतुर्थ क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इसका आंसर दें, मैं आपको बता दूं, जो प्राइमरी सेक्टर होता है, जो हमारा क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, जो प्राथमिक क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, उसमें हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, वो सारे हमारे प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं, प्राथमिक सेक्टर में आ जाते हैं। जैसे आप कृषि देख लीजिएगा, कृषि है, कृषि आ जाती है, प्राथमिक सेक्टर में आ जाती है। मत्स्य पालन है, जो मछली को पालना होता है, वो आ जाता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। वानिकी है, वनों का निर्माण करना, पेड़ लगाना, ये हमारा आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। खनन है, खनन मतलब खुदाई करना, खनन, उत्खनन, नीचे की खुदाई करना, ऊर्ध्वाधर, और जो भी खनन है वो सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में जो आता है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो होता है, सेकेंडरी सेक्टर में जो आता है वो क्या क्या आता है अभी, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा निर्माण आ जाता है। क्या आ जाता है अभी, निर्माण आ जाता है। अब आप सोचते होंगे निर्माण एक्चुअली होता क्या है? तो निर्माण बहुत, जैसे हम अपने घर का निर्माण कराते हैं, घर को बनवा रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का निर्माण ही है। इसके बाद विनिर्माण, जो विनिर्माण होता है वो भी आ जाता है। जैसे विनिर्माण हम उसे कह सकते हैं, जैसे कहीं पे कोई ब्रेड बन रहा है या कहीं कपड़े बन रहे हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, विनिर्माण कहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, जो विद्युत है, जो हमारी क्या है, विद्युत है, विद्युत है, गैस आपूर्ति है, गैस आपूर्ति है। इसके अलावा गैस आपूर्ति भी हमारी आ जाएगी इसी में। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितने भी उद्योग हैं, जितने भी उद्योग हैं वो हमारे किस में आते हैं भी, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। जितने भी उद्योग हैं वो हमारे कितने किस में आ जाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। दोस्तों, इतना अगर आपको पता है तो इससे ही आप क्या दे सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है जो द्वितीय क्षेत्र में आता है। दोस्तों, आपको पता है भी, कृषि जो है, कृषि हमारी प्राथमिक क्षेत्र में आती है। और इसके साथ ही दोस्तों, मैं तृतीय क्षेत्र भी बता ही देता हूँ आपको। जो तृतीय क्षेत्र होता है, जो हमारा टर्सरी क्षेत्र होता है, टर्सरी सेक्टर जो होता है, उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें जो दोस्तों आता है वो हमारी सेवाएं जितनी हैं वो सब हमारी कितने आ जाती हैं, तृतीय क्षेत्र में आ जाती हैं। संचार जो है, संचार तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। परिवहन है, परिवहन तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। बैंकिंग है, बैंकिंग भी हमारी तृतीय क्षेत्र में आ जाती हैं। बीमा है, ये हमारे तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। अब बात आती है चतुर्थ क्षेत्र की। कौन सी भी, चतुर्थ क्षेत्र की हमारी बात आती है। तो चतुर्थ क्षेत्र में क्या आ जाते हैं भी, शिक्षा संबंधी जो अनुसंधान है, जो शिक्षा संबंधी जो रिसर्च है, जो अनुसंधान है, वो हमारी किस में आ जाती है, चतुर्थ क्षेत्र में आ जाती हैं। दोस्तों, अब आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो निम्न में से किस, कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है भी? तो कृषि तो हमारी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाती है, वानिकी भी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाती है, लेकिन जो संचार है वो हमारी तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन इसके अलावा जो विद्युत और गैस आपूर्ति है, ये हमारे द्वितीय क्षेत्र में आती है। किसमें आती है भी, द्वितीय क्षेत्र में आती है। तो हमारा ए, हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हम अच्छे से देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्राथमिक
जो क्षेत्र हैं प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें क्या क्या आते हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं वो सब हमारे कितने में आ जाते हैं भी, प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। इसके अलावा कृषि है, मत्स्य पालन है, मछली को पालना है, वानिकी है, खनन है, खुदाई करना, ये सब हमारा क्या आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र अर्थात सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग जितने भी हैं वो हमारे सेकेंडरी में आ जाते हैं। निर्माण है, जैसे घर का निर्माण करना या स्कूल का निर्माण करना, वो निर्माण में आ जाता है द्वितीय क्षेत्र में। विनिर्माण, जैसे कपड़ों का निर्माण हो रहा है जहाँ पे, या ब्रेड बन रहा है या कोई भी चीज़ बन रही है तो उसे हम विनिर्माण कहते हैं, तो वो सब किस में आ जाता है भी, द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। विद्युत है, गैस आपूर्ति है, ये सब हमारे किस में आ जाती हैं भी, द्वितीय क्षेत्र में आ जाती हैं। इसके अलावा चतुर्थ क्षेत्र में जितनी भी सेवाएं हैं वो हमारी तृतीय क्षेत्र में आ जाती हैं, टर्सरी क्षेत्र में आ जाती हैं। संचार है, परिवहन है, बैंकिंग है, बीमा है, ये सब हमारे तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं दोस्तों। इसके साथ ही चतुर्थ क्षेत्र में आपको बता दूं, चतुर्थ क्षेत्र में जो आते हैं वो हमारे शिक्षा संबंधी अनुसंधान आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं भी, शिक्षा संबंधी रिसर्च जो होती है, अनुसंधान जो है वो हमारे चतुर्थ क्षेत्र में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम इसके बाद दोस्तों बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं भी, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो अर्थशास्त्र के बारे में हमें इसके जनक के बारे में भी पता होना चाहिए कि इसके जनक कौन है। तो दोस्तों इसके जो जनक हैं, जो हमारी इकोनॉमी की, जो मॉडर्न इकोनॉमी की जो जनक हैं, हमारे क्या भी, मॉडर्न इकोनॉमी की जो जनक हैं वो कौन है भी, वो हमारे कौन है, एडम स्मिथ है। कौन है, एडम स्मिथ है। कौन है भी, एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं भाई। सो दोस्तों इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी भी, वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी लिखी भी, वेल्थ ऑफ नेशन, इन्हीं के द्वारा लिखी गई बुक है। कौन सी भी, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई बुक है। और एडम स्मिथ कौन है भी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी कहलाते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय जो हमारी होती है उसका जो आकलन है वो कौन करता है। तो उसका जो आकलन करता है वो करता है CSO, एक डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है CSO। कौन सा भी, CSO, सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दोस्तों होता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की का आकलन किया जाता है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो CSO है, जो हमारा सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। कब हुई थी भी, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो हमारा CSO है ना, ये हमारा जो CSO है, इसके साथ ही दोस्तों एक और है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन दोनों को मिला के एक क्या बन गया, हमारा NSO बन गया। क्या बन गया अभी, NSO बना दिया गया है। क्या बना दिया गया, NSO बना दिया गया 2019 में। 2019 में NSO बना दिया गया, नेशनल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है। CSO और NSO को मिलाकर सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को, दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया है, नेशनल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2019 में बनाई गई दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी भी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिकल एंड हमारी कौन सी हो जाती है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत हमारा ये आ जाता है NSO। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद आगे की बात करते हैं। एक हमारा होता है ISI हमारा क्या होता है भी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जिसे हम कहते हैं ISI, इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट हमारा क्या हो गया, ISI हो गया। तो इसकी जो स्थापना दोस्तों हुई थी वो 1931 में हुई थी। कब हुई थी भी, 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये की गई थी महालनोबिस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है भी, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट का। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आपके सामने, तो देख लेते हैं इसको भी भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से।
तो अवमूल्यन जिसे हम डिवैल्यूएशन कहते हैं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि अभी निर्यात महंगे हो जाते हैं या आयात सस्ते हो जाते हैं, निर्यात को बढ़ावा मिलता है या आयात को बढ़ावा मिलता है, इससे क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन जो होता है वो होता क्या है रियल में। सो दोस्तों ये होता है मुद्रा का मूल्य कम होना, किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य कम होना। जैसे हमारे देश की मुद्रा क्या है, रुपया है, तो रुपया हमारा जो डॉलर की तुलना में क्या उसकी कीमत है। डिवैल्यूएशन मतलब ये होता है, मान लीजिएगा $1 जो है, $1 बराबर कितना था भाई, 70 रुपये मान लीजिएगा, 70 रुपये एक बार था, लेकिन फिर जब डिवैल्यूएशन हुआ तो फिर $1 की कीमत कितनी हो गई भाई, 80 रुपये हो गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन कहते हैं। मुद्रा का जो मूल्य है वो कम हो गया, इसकी कीमत क्या हो गई, हमारी मुद्रा की कम हो गई, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन कहते हैं दोस्तों। सो इसमें क्या होगा, जब डिवैल्यूएशन होता है तो इसमें क्या होता है भी, इसमें जो आयात होता है वो महंगा हो जाता है, आयात जो होता है वो क्या हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है, और निर्यात क्या हो जाता है भी, सस्ता हो जाता है। जब निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा होता है और निर्यात सस्ता हो जाता है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, निर्यात को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। निर्यात को क्या मिल जाता है भाई, बढ़ावा मिल जाता है, निर्यात को बढ़ावा मिल जाता है, लेकिन क्योंकि आयात महंगा हो जाता है इस वजह से इसमें मतलब कमी आ जाती है, जो आयात होता है वो घट जाता है, आयात घट जाता है डिवैल्यूएशन की वजह से, क्योंकि मुद्रा की कीमत जो है घट गई, तो उसकी वजह से जो आयात होगा, जो बाहर से कोई चीज़ आएगी तो वो कहीं न कहीं हमें ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी, तो इसलिए तो जो आयात होता है वो थोड़ा घट जाएगा। और निर्यात क्या है भई, जो दूसरे लोग खरीदेंगे, दूसरे देश वाले, जहाँ पे डॉलर चलता है वहाँ पे तो भई उन्हें तो सस्ता ही मिल जाएगा कहीं न कहीं, क्योंकि उनके लिए कम डॉलर देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो मुद्रा है उसकी डिवैल्यूएशन हो गया, तो इसलिए उन्हें कम पैसे देने पड़ेंगे, कम डॉलर देने पड़ेंगे, तो निर्यात क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, इसलिए निर्यात को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निर्यात को बढ़ावा मिलता है अवमूल्यन होने से। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप देख सकते हैं इसको कि अभी जैसा कि अभी मैंने बताया, डिवैल्यूएशन क्या होता है, मुद्रा का मूल्य कम होना, इससे क्या होता है, निर्यात सस्ता हो जाता है, जिससे निर्यात बढ़ जाता है, इसको क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, और आयात महंगा हो जाता है, जिससे ये घट जाता है आयात दोस्तों। ठीक है, अब हम दोस्तों देखने वाले हैं भारत में अवमूल्यन कब कब हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भारत में हमारे अब तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, कितनी बार भी, 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, जो कि पहली बार हुआ था 1949 में। कब हुआ था, 1949 में, और उसके बाद 1966 में हुआ था, उसके बाद 1966 में हुआ था, और उसके बाद 1969 में हुआ था, जो कि 2 बार हुआ था, एक 1 जुलाई को हुआ था और एक 3 जुलाई को हुआ था। ये 1 जुलाई और 3 जुलाई को, मतलब एक साल में 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ था, लेकिन देखा जाए तो 3 साल में 3 बार हुआ है, मतलब अब तक 3 बार डिवैल्यूएशन हो चुका है। अब दोस्तों आप एक बात सोचते होंगे क्या, कि भाई हमारी जो $1 के बराबर हमारा लगभग 82 रुपये है, हमारे लगभग 82 रुपये है प्रेजेंट टाइम में, 82 प्लस ही है, लगभग 82 पॉइंट कुछ रुपए आ रहे हैं $1 में। तो दोस्तों आप सोचते होंगे कि कभी ऐसा हुआ था कि $1 बराबर ₹1 हो। जी हाँ, बिल्कुल हुआ था, $1 बराबर 1 इंडियन रुपी था। ये कब था भाई दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो कहानी थी, ये कब की कहानी है भाई, 1947 की। 1947 में $1 जो था वो ₹1 के बराबर था, बिल्कुल डॉलर और रुपए एकदम बराबर थे 1947 में। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको पहले से पता नहीं थी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम दोस्तों देखने वाले हैं सकल घरेलू उत्पाद। एक्चुअली अगर हमें सकल घरेलू उत्पाद से निवल घरेलू उत्पाद अर्थात नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है, तो वो कैसे जाएंगे, हमें क्या घटाना होगा, क्या प्लस करना होगा, ये सब हमें जानना होगा। सो दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि अगर अगर हम ग्रॉस से क्या जा रहे हैं भाई, ग्रॉस से अगर हम जा रहे हैं किसमें, नेट में, ग्रॉस से अगर हम नेट में जा रहे हैं, जैसे ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस से नेट में अगर हम दोस्तों जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या माइनस करेंगे, हमें माइनस करना होता है, क्या माइनस करना होता है भाई, जो मूल्यह्रास है, जो घिसावट है, जिसे मूल्यह्रास कहते हैं या घिसावट कहते हैं, इंग्लिश में कह लो डेप्रिसिएशन जिसे हम कहते हैं, उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसा कि मैंने नोट 1 में लिखवाया भी है कि सकल अर्थात ग्रॉस से जब हम नेट अर्थात निबल में जाते हैं,
तो हम क्या करते हैं भाई, मूल्यह्रास या घिसावट को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे कि आपने देखा है जीडीपी माइनस मैंने डिप्रिसिएशन किया तब हमारा एनडीपी आया। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, जैसे हमें इसमें क्या जीडीपी से हमें क्या जाना है, जीडीपी से एनडीपी में जाना है। तो आप देख रहे हैं ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना हो रहा है। तो ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, माइनस में डेप्रिसिएशन कर देंगे, मूल्यह्रास अर्थात घिसावट को माइनस कर देंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है, तो आपको क्या करना होगा, जो विदेशी आय जो होती है उसको हम प्लस कर लेते हैं। जो फॉरेन आय होती है, जो विदेशी आय होती है, उसे हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो विदेशी आय को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे दोस्तों पूछ लूं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में जाएंगे, तो आप क्या देख रहे हैं भाई, एन तो अपनी जगह सेम है और पी भी अपनी जगह सही है, लेकिन जी से एन में जा रहे हैं, मतलब ग्रॉस से नेट में जा रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे भाई, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, अर्थात मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे या घिसावट को हम माइनस कर देंगे, तब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं, नाबार्ड, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। तो नाबार्ड के बारे में हमें सारी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, नाबार्ड के बारे में हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों नाबार्ड की कई बार परीक्षा में क्या पूछ लेता है, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। कई परीक्षाओं में नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछ ली गई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है अभी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की फुल फॉर्म हो गई। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर भाई, शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, 12 जुलाई 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है भाई, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए, इसके जो हेड हैं, जो नाबार्ड के हेड जो हैं वो कौन है, वो है साजी केवी। कौन है भाई, साजी केवी इसके हेड है नाबार्ड के। तो दोस्तों नाबार्ड के बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्योंकि हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में भी पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए भी, अर्थशास्त्र अर्थात जो इकोनॉमिक्स है उसके नोबेल पुरस्कार जो हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए कि पहली बार जो भारतीय हैं उन्हें जिनको मिला था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, वो किसे मिला था और किस लिए मिला था, और 2000 लास्ट ईयर जो हमारी 2022 है उसमें किसे मिला था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, ये बात हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, पता होनी चाहिए। सो दोस्तों जो पहले भारतीय जो थे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो थे अमर्त्य सेन। कौन थे भाई, अमर्त्य सेन। 1998 में इन्हें मिला था, 1998 में इन्हें मिला था। ये प्रथम भारतीय थे अमर्त्य सेन जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस लिए मिला था इन्हें भाई, इन्हें जो मिला था वो मिला था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए 1998 में इनके लिए नोबेल प्राइज मिला था अर्थशास्त्र में। सो दोस्तों अब हम देख लेते हैं 2022 में किसे मिला था। सो दोस्तों 2022 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था। सो दोस्तों इसकी आप एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, क्या कि बीपी डॉन जैसे ही हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं हमारा क्या हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है भाई। क्या हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है। जैसे ही हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं हमारा बीपी डाउन हो जाता है, लोगों का बीपी डाउन हो जाता है जैसे ही वो अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ने की बात करते हैं। सो दोस्तों आप बी से बैन और पी से फिलिप और डी से डायमंड, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको लिख के दिया है। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं भाई। जो 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला था वो बैन एस बर्नांके और डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिब्बिक को मिला था। जैसा कि अभी मैंने बताया कि भाई दोस्तों इकोनॉमिक्स को पढ़ने के नाम से लोगों का बीपी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है।
तो बीपी डाउन हो जाता है, मतलब बी फॉर बैन एस बर्नानके और पी फॉर फिलिप एच डिब्बिग और डी फॉर डगलस डब्ल्यू डायमंड। 2022 में इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र में। अब दोस्तों ये तो बात होगी अर्थशास्त्र की। अब हम दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्या भी, जीएसटी। जीएसटी, क्योंकि हर माल पे आजकल जीएसटी लग रहा है, तो हमें पता होना चाहिए एक्चुअली जीएसटी है क्या, कब लागू हुआ, कौन से संविधान संशोधन से आया था, पहली बार कौन से राज्य ने शुरू किया था, कब लागू हुआ, ये सब हमें पता होना चाहिए, कौन सी सूची में आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 246 आर्टिकल में आता है, 246वें आर्टिकल में आता है वस्तु और सेवा कर। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे हिंदी में हम कहते हैं वस्तु और सेवा कर। तो ये 246वें आर्टिकल में आता है और संवर्ती सूची में आता है। किस में आता है भाई, संवर्ती सूची में आता है जीएसटी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। कब लागू किया गया था भी, 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 101वां संविधान संशोधन, कौन सा भी, 101वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। और सबसे पहले जो लागू करने वाला प्रदेश है, जो राज्य है, वो हमारा कौन सा है भी, पहला राज्य जो था असम था जीएसटी को लागू करने वाला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो संचित निधि के बारे में बात करने वाले हैं। संचित निधि, जिसे हम कंसोलिडेशन फंड भी कहते हैं, का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। संचित निधि का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, अनुच्छेद 243 आई, कौन सा भी, अनुच्छेद 243 आई। तो अनुच्छेद 243 आई में क्या आता है भी, राज्य वित्त आयोग आता है। क्या आता है, राज्य वित्त आयोग आता है भी। राज्य वित्त आयोग किस में आता है भी, 243 आई में आता है। और 267 में क्या आता है भी, 267 में हमारा क्या आता है, आकस्मिक निधि आती है। क्या आती है भी, आकस्मिक निधि जो है हमारी, वो 267 में आती है। इसके साथ ही दोस्तों 266 में जो हमारी आती है संचित निधि आती है। क्या आती है भी, संचित निधि हमारी किस में आती है, 266 में आ जाती है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही 280 में हमारा क्या आता है भी, 280 में खुद वित्त आयोग आता है। क्या आता है भी, वित्त आयोग हमारा किस में आता है, 280 में आता है वित्त आयोग हमारा। तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए, 243 आई में राज्य वित्त आयोग, 280 में वित्त आयोग, 267 में आकस्मिक निधि और संचित निधि हमारी आती है 266वें अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये सब लिखा हुआ है, राज्य वित्त आयोग, आकस्मिक निधि और संचित निधि वित्त आयोग इन आर्टिकल में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भाई। अब क्या हम देखने वाले हैं, पूंजी बाजार। तो जो पूंजी बाजार जो होता है दोस्तों, जो हमारा पूंजी बाजार जो होता है, इसको रेगुलेट कौन करता है भाई, जो पूंजी बाजार जो होता है इसे रेगुलेट कौन करता है, इसे जो रेगुलेट करता है वो शेयर मार्केट रेगुलेट करता है। और शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, पूंजी बाजार जो आता है शेयर मार्केट के अंतर्गत आता है। तो शेयर मार्केट जो होता है इसको रेगुलेट करने वाला कौन है भाई, सेबी। कौन भाई, सेबी एक संस्था है, वो इसे रेगुलेट करती है शेयर मार्केट को। सेबी, SEBI, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म है सेबी की। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सेबी है, सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी। कौन सी में हुई थी भी, 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो अधिनियम है, इसका जो अधिनियम है वो कौन सा है भी, 1992 का अधिनियम है। सेबी का जो अधिनियम है वो 1992 का अधिनियम है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी दोस्तों। और किसकी सिफारिश पे हुई थी, फेरवानी समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी। किसकी सिफारिश पे हुई थी भाई, फेरवानी समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके जो प्रेजेंट टाइम में हेड हैं, जो प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड है वो कौन है भाई, वो है हमारे माधवीपुरी बुच। कौन है भाई, जो कि मैं दोस्तों आपको बता दूं, माधवीपुरी बुच जो है इसकी प्रथम वुमेन हेड है, प्रथम वुमेन, प्रथम महिला जो प्रेसिडेंट हैं सेबी की, वो कौन है, माधवीपुरी बुच। और वर्तमान में भी यही है, वर्तमान में भी कौन है, माधवीपुरी बुच है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है।
सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ भी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्योंकि हम पूंजी बाजार की बात कर रहे थे, शेयर मार्केट की बात कर रहे थे, तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए जो हमारा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, हमें एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके साथ ही हमें एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी कि जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा है अभी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होगा है, जो कि हमारे मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बॉम्बे से आप समझते होंगे मुंबई की बात हो रही है, तो मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इसका जो सूचकांक है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है वो क्या है, सेंसेक्स। क्या भाई, सेंसेक्स इसका सूचकांक है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों हमारे देश में एक और स्टॉक एक्सचेंज है, कौन सा भी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा भी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना कभी थी, 1992 में हुई थी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 1875 में, जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है भाई। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और इसका जो सूचकांक है दोस्तों वो क्या है, निफ्टी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है भी दोस्तों, निफ्टी इसका सूचकांक है। सो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसकी भी, ऑपरेशन ग्रीन की। ऑपरेशन ग्रीन की अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो ऑपरेशन ग्रीन एक्चुअली, ऑपरेशन ग्रीन जो था उसका क्या उद्देश्य था, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जो ऑपरेशन ग्रीन का जो उद्देश्य था वो था टॉप, जो टॉप है, टॉप के उतार चढ़ाव, जो कीमत थी टॉप की, उसकी कीमत पर उतार चढ़ाव पर नियंत्रण रखना। मतलब टॉप मतलब टी फॉर टोमेटो, ओ फॉर ओनियन और पी फॉर पोटैटो, मतलब टमाटर, प्याज, आलू, इनकी कीमत के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण करना इसका उद्देश्य था ऑपरेशन ग्रीन का। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको एक बात और पता होनी चाहिए, प्लास्टिक मनी, आपने नाम सुना होगा प्लास्टिक मनी। तो दोस्तों प्लास्टिक मनी क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हम एटीएम यूज करते हैं ना दोस्तों, एटीएम, जो एटीएम यूज करते हैं उसी को हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं भी, प्लास्टिक मनी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब ये बात चल रही है तो हम बात कर लेते हैं वित्त आयोग की। तो जो हमारा वित्त आयोग है, जो हमारा 15वां वित्त आयोग है, उसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, ये ऊपर ऊपर आपको एटलीस्ट अध्यक्ष तो पता होने चाहिए। तो 15वां भी वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, एन के सिंह। कौन है भाई, एन के सिंह है। और ये 5 वर्षों के लिए होते हैं। कितने वर्षों के लिए होते हैं, 5 वर्षों के लिए होते हैं। राष्ट्रपति ने अध्यक्ष बनाते हैं। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भी, एन के सिंह जी हैं। और जो हमारे 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो भी हमें पता होने चाहिए, क्या है भी, के वाई वी रेड्डी थे। जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, वाई वी रेड्डी। और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे के सी नियोगी। सो दोस्तों वित्त आयोग के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें जरूर होनी चाहिए, तो जिससे कि अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों योजना के बारे में बात कर लेते हैं, जन धन योजना। तो दोस्तों आपने सुना होगा जन धन योजना के बारे में, तो आपने सुना होगा आपके परिवार में किसी न किसी सदस्य ने जन धन योजना के अंतर्गत खाता भी खुलाया होगा, है ना। तो दोस्तों ये जो जन धन योजना है ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। मतलब विश्व की, सोचिए हमारे भारत की नहीं, पूरे विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है जन धन योजना। सो दोस्तों ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाती है। सो दोस्तों इस ये जो शुरू हुई थी, ये हुई थी 28 अगस्त 2014 से ये शुरू हो गई थी। 28 अगस्त 2014 से शुरू हो गई थी मोदी जी के द्वारा। और दोस्तों ये जो जनधन योजना है इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है दोस्तों, इसकी जो टैगलाइन है वो है मेरा खाता भाग्य विधाता। जनधन योजना की टैगलाइन क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो दोस्तों जनधन योजना के अंतर्गत आपके परिवार में किसी न किसी ने तो खाता खुलाया ही होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं समितियों के बारे में बात, कि कौन सी समिति किससे संबंधित है। तो दोस्तों तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति है, दांडेकर और रथ समिति जो है ये किससे संबंधित है भाई, ये गरीबी से संबंधित है, गरीबी निवारण से संबंधित है। तेंदुलकर, रंगराजन, दांडेकर और रथ समिति गरीबी निवारण से संबंधित है दोस्तों। और फिर अगर बात आती है नरसिम्हन समिति, कौन सी बात आती है भाई, नरसिम्हन का समिति, तो ये तो भाई बैंकिंग सुधार से ही होगी, क्योंकि आपको पता है नरसिम्हन कौन रह चुके हैं भाई, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो ये क्या है भाई,
बैंकिंग सुधार से संबंधित नरसिम्हन समिति जो है, इन्होंने जो नरसिम्हन जी थे उन्होंने बैंकिंग सुधार के ऊपर बहुत सारा काम किया था, इसलिए ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चेलैया समिति। चेलैया समिति जो है वो हमारे कर सुधार से संबंधित। चलिए ये समिति किससे संबंधित भाई? कर सुधार से ये संबंधित है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं मेक इन इंडिया पहल। जो मेक इन इंडिया पहल है ये किससे संबंधित है? द्वितीयक सेक्टर से संबंधित है। अब दोस्तों द्वितीयक सेक्टर के बारे में तो मैंने बता दिया। द्वितीयक सेक्टर में क्या आ जाता है भाई? हमारे निर्माण आ जाते हैं, उद्योग आ जाते हैं, विनिर्माण आ जाते हैं, और हमारा क्या आ जाता है भाई? विद्युत आ जाती है, गैस आपूर्ति, ये सब हमारे द्वितीयक सेक्टर में आ जाती हैं। सो दोस्तों अब देखते हैं आगे। अब दोस्तों आपने नाम सुना होगा फेरा और फेमा। फेरा और फेमा का बहुत सारा नाम आपने सुना होगा, तो इसकी फुल फॉर्म कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। आपने अगर देखा हो, अगर पीईटी 2000 प्रीवियस ईयर में अगर आपने पीईटी का एग्जाम दिया हो तो उसमें फेरा और फेमा की फुल फॉर्म पूछी गई थी। क्या पूछा गया था? फेमा या फेरा की फुल फॉर्म पूछी गई थी, और कहीं ना कहीं इनकी स्थापना वर्ष भी हमें पता होनी चाहिए। सो दोस्तों जो फेरा है वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। कौन सा भी? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, जो कि 1973 में आया था। किसमें आया था? 1973 में आया था, और फिर इसे रिप्लेस कर दिया गया 1998 में। 1998 में इसे क्या कर दिया गया भी? रिप्लेस कर दिया गया, और फिर इस फेमा आया। फेमा कौन सा भी? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो दोस्तों फेरा और फेमा में बस एक ही चीज अलग है, क्या भी? इसमें है रेगुलेशन, फेरा में रेगुलेशन और फेमा में मैनेजमेंट, बाकी सब सेम है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। साथ ही इसकी जो स्थापना है वो 1973 और ये 1998, ये पता होनी चाहिए आपको दोस्तों। अब दोस्तों कर लेते हैं मनरेगा और नरेगा की बात। किसकी भाई? मनरेगा और नरेगा के बारे में अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये भी काफ़ी फेमस योजना है, नरेगा और मनरेगा। तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम इसकी फुल फॉर्म है नरेगा की। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम इसकी क्या होगी? फुल फॉर्म हो गई। सो दोस्तों ये कब आया था? ये जो आया था वो आया था 2005 के अधिनियम से। कब आया था भाई? ये 2005 के अधिनियम से ये आया था नरेगा। नरेगा 2005 के अधिनियम से आया था, और इसे लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को इसे क्या किया गया? लागू किया गया। और फिर दोस्तों इसके 3 साल बाद, लगभग 3 साढ़े 3 साल बाद क्या होता है अभी? इसमें इसे कर दिया जाता है मनरेगा। क्या कर दिया जाता है अभी? मनरेगा, जो कि शुरू होता है, ये कब किया जाता है? 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 से मनरेगा ये बन जाता है। जो नरेगा पहले था वो बन गया मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 से। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना जिसे हम कृषक सम्मान निधि योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषक सम्मान निधि योजना। ये भी बहुत फेमस योजना है। ये भी बहुत फेमस योजना है। तो दोस्तों अगर आपके नाम पे जमीन है, या आपके परिवार में किसी के नाम पे जमीन है, तो उस पे क्या मिलते हैं भी? पैसे मिलते हैं। कितने मिलते हैं भी? 2000 कितने मिलते हैं? हमें मिलते हैं लगभग साल में हमारे 6000 मिलते हैं। साल में कितने मिलते हैं? 6000 रुपये मिलते हैं कृषक सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। ये जो कि 24 फरवरी 2019 से शुरू हुई थी। गोरखपुर यूपी से ये शुरू की गई थी। गोरखपुर यूपी से इसे शुरू किया गया था। किसान सम्मान योजना, किस पीएम किसान योजना जिसे कृषक सम्मान निधि योजना भी कहते हैं, 24 फरवरी 2019 से शुरू हुई थी। गोरखपुर यूपी से ये शुरू की गई थी, जिसमें 6000 रुपये प्रति वर्ष व्यक्ति को मिलते हैं। जो भी किसान है उन्हें 6000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। 2000 रुपये मतलब 3 महीनों में 2000 रुपये मिलते हैं। 3 महीनों में 2000 रुपये मिलते हैं। टोटल एक साल में 6000 रुपये मिलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना हम देखने वाले हैं। सो दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों मैं एक योजना और बता दूं, पीएम किसान फसल योजना। कौन सी भी? पीएम किसान फसल योजना। पीएम किसान फसल योजना जो है ये 2016 में आई थी। कब आई थी? 2016 में पीएम किसान फसल योजना आई थी। इसके साथ ही दोस्तों अब हम देख लेते हैं
किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जिसमें आपने नाम सुना होगा केसीसी। गाँव में लोग लोन लेते हैं जिसमें बहुत ही कम ब्याज जाता है, 7% ब्याज जाता है, और वो भी अगर 1 साल के अंदर आप जमा कर देते हैं तो 4% ही जाता है, मतलब 3% क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। 3% ब्याज क्या हो जाता है, केसीसी वाला वापस आ जाता है अगर आप 1 साल से पहले जमा कर देते हैं तो। और वैसे 7% एनुअली इसका ब्याज है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। ये जो योजना जो आई थी, ये आई थी 1997-98 से लागू हो गई थी। क्या हो गई थी, 1997-98 में ये लागू हो गई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, केसीसी योजना, जिसमें लोन लिया जाता है। किसान लोग अपने फसल को बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसमें 7% बहुत ही कम एनुअली ब्याज बता रहा हूँ, ये वार्षिक ब्याज है 7%। और दोस्तों अगर 1 साल के अंदर जमा कर देते हैं तो 3% वापस हो जाता है, मतलब 4% ही जाता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है, इसे कौन जारी करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। सो दोस्तों जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है, इसे विश्व बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है अभी, विश्व बैंक के द्वारा ये जारी की जाती है। सो दोस्तों अब जब विश्व बैंक की बात हुई है तो विश्व बैंक के बारे में हमें सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर दें, इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1944 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यूएसए, अर्थात जो न्यू हैम्पशायर जो शहर है अमेरिका में, वहां पे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, तभी इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों जो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, इसके साथ ही एक और संस्था थी, उसकी भी स्थापना हुई थी। किसकी भी, आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की, इन दोनों की स्थापना हुई थी 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यूएसए में जो न्यू हैम्पशायर शहर में हुआ था 1944 में, इन दोनों की स्थापना हुई थी। इसी वजह से 1944 में, क्योंकि इनकी स्थापना हुई थी एक साथ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं। वर्ल्ड बैंक को, विश्व बैंक को और आईएमएफ को हम क्या कहते हैं भी, जुड़वा बहन कहते हैं। और इन दोनों का हेडक्वार्टर दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इन दोनों का हेडक्वार्टर है दोस्तों। और जो दोस्तों वर्ल्ड बैंक है, इसमें 189 देश हैं। प्रेजेंट टाइम में 189 देश इसमें शामिल हैं। और इसकी जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में, वो अजय बंगा जी हैं। कौन है भाई, इसके प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, अजय बंगा जी इसके प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करने वाले हैं किसान संपदा योजना। कौन सी भाई, किसान संपदा योजना। किसान संपदा योजना किससे संबंधित है भाई, खाद्य प्रसंस्करण। आपको इतना ही याद रखना चाहिए, जो किसान संपदा योजना है वो खाद्य प्रसंस्करण, मतलब संपदा खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं जिससे कि आपको पूरा दिखने लगे दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दोस्तों। तो सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है, ये हमसे पूछा गया है। तो नए बंदरगाहों का निर्माण करने से है, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने से है, या ए बी दोनों है, या डी में जो ऑप्शन है वो ना तो ए ना ही बी, ये ऑप्शन डी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, आंसर देने से पहले हमें पता होना चाहिए जो सागरमाला परियोजना है इसमें क्या है। तो दोस्तों मैं पहले तो बता दूं, ये जो सागरमाला परियोजना है ये ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू की गई थी सागरमाला परियोजना। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो काम है वो क्या काम है, नए बंदरगाहों का निर्माण करना, नए बंदरगाहों का निर्माण करना, और जो पुराने बंदरगाह हैं उनका आधुनिकीकरण करना, उनकी रिपेयरिंग करना, उनका आधुनिकीकरण करना, इसका सागरमाला परियोजना का काम है। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट देखते हैं। सो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो सागरमाला परियोजना है 2015 में आई थी, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए आई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं भारत के जो वर्तमान में CAG हैं, कौन है भाई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल। CAG भारत के जो वर्तमान में CAG जो कैग हैं वो कौन है, ये हम बता दें आपको, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है भी, गिरीश चंद्र मुर्मू है। और इसका जो कैग का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है भी, 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष। मतलब अगर 65 वर्ष पहले हो जाती हैं
तो आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, और अगर 6 वर्ष पहले हो जाती हैं तो आपका कार्यकाल जो है समाप्त हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, जो कि वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे CAG हैं। और दोस्तों ये जो आता है हमारा CAG 148 से 151 में आ जाते हैं, आर्टिकल 148 से 151 में हमारा CAG आ जाता है। इसका कार्यकाल ये कैसे बनता है सब कुछ हमारा 148 से 151 के बीच आ जाता है दोस्तों। अब दोस्तों जैसा कि अभी हमने GST के बारे में बात कर ली, तो हम बता दें आपको GST काउंसिल जो होती है, इसके जो अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? वित्त मंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं? GST काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री जी होते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में आता है अभी? ये जो हमारा GST काउंसिल है ये कौन से आर्टिकल में आती है? ये हमारे दोस्तों आती है 279A। कौन से में भी? 279A में ये आती है भी। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो दोस्तों जो इसका उद्देश्य है ये हमें पता होना चाहिए। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका क्या उद्देश्य था ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो दोस्तों इसका जो उद्देश्य था वो था तीव्र, समावेशी और सतत विकास। क्या था? रैपिड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ जो था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था भी? उद्देश्य था, जो कि 5 वर्षों के लिए होती। पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों के लिए होती भी? 5 वर्षों से के लिए होती है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक रही है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका उद्देश्य था तीव्र, समावेशी और सतत विकास। तो दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए दोस्तों। सो दोस्तों नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये हमसे पूछा गया। प्रेजेंट टाइम में कौन है ये नहीं पूछा गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में भी कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और CEO कौन है, ये सब हमें पता होना चाहिए। लेकिन हमसे पूछा गया प्रथम पहले उपाध्यक्ष कौन थे। सो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। क्या हो जाएगा भाई? अरविंद पनगड़िया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे भी? वो तो हमारे अरविंद पनगड़िया जी हो गए। पहले उपाध्यक्ष कौन थे भी? अरविंद पनगड़िया इसके क्या हो गए? पहले उपाध्यक्ष हो गए। और अगर पहले CEO की बात कर ली जाए, पहले CEO की बात कर ली जाए तो वो कौन हो जाएंगे? सिंधु खुल्लर। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे, और जो पहले अध्यक्ष जी थे वो तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम भी थे, और प्रेजेंट टाइम में भी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और अध्यक्ष की बात कर ले जाए तो हमारे कौन है? PM हो जाएंगे। PM हमारे कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। पहले और वर्तमान में दोनों PM नरेंद्र मोदी जी ही और अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। तो दोस्तों प्रथम जो CEO थे वो थे सिंधु खुल्लर, और जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम में जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? अरविंद, वो सुमन के बेरी। कौन है भाई? सुमन के बेरी क्या है? प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष हैं, और पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है दोस्तों, और जो सुमन के बेरी हैं ये राजीव कुमार जी की जगह पे आए हैं, सुमन के बेरी उपाध्यक्ष जो है प्रेजेंट टाइम में। सो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं प्रेजेंट टाइम में CEO जो हैं वो है BBR सुब्रमण्यम। ये तो हमारे फर्स्ट हो गए, जो खुल्लड़ जी हैं ये हमारे फर्स्ट CEO हो गए, और जो प्रेजेंट टाइम में CEO हैं जो नीति आयोग के वो हैं BBR सुब्रमण्यम जी। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा हमें दोस्तों पता होना चाहिए जो हमारा नीति आयोग जो है, हमारा जो नीति आयोग है ये हमारे योजना आयोग की जगह ली है। इसने किसकी जगह ली है भी? योजना आयोग की जगह ली है। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को हुई थी, इसलिए इसके जो अध्यक्ष जो थे नरेंद्र मोदी प्रेजेंट टाइम में भी हैं, और प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी ही थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? PM होते हैं, हमारे देश के PM होते हैं। और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है, और उपाध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में सुमन के बेरी हैं। CEO BBR सुब्रमण्यम जी इसके CEO हैं दोस्तों।
अब दोस्तों क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए जो हमारी आरबीआई है, जो हमारी बैंकों का बैंक कहलाता है, जिसे हम आरबीआई को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। वो जो है आरबीआई, इसकी जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? जो हमारे देश की पहली बैंक भी कहलाई जाती है आरबीआई, जिसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं, उसकी जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1900 कब हुई थी? 35 को हुई थी। और जो इसका अधिनियम था वो कौन सा था? 1934 का अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यंग हिल्टन कमेटी, कौन सी भाई? यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं 1969 में सबसे पहले तो हमारी आरबीआई की राष्ट्रीयकरण हो गया 1 जनवरी 1949 को। और 1969 में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या किया गया था? 1949 में नेशनलाइजेशन किया गया था। उसके बाद 1980 आती है। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था भाई? 1980 में। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो हमने आपको बता ही दिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गरीबी के दुष्चक्र। जो गरीबी का दुष्चक्र है इसको परिभाषित करने वाले जो थे वो हमारे कौन थे? नरकसे जी थे, गरीबी के दुष्चक्र को परिभाषित करने वाले। और दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नेरोजी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? दादा भाई नेरोजी के द्वारा ये लिखी गई है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रेल बजट को आम बजट में किस समिति के द्वारा विलय किया गया, मतलब शामिल किया गया था। तो जो शामिल किया गया था, विलय से विवेक, बी से विलय और बी से विवेक से आप ये याद रख सकते हैं। बी से विलय किया गया रेल बजट को आम बजट में विवेक देवराय समिति के द्वारा। विलय किसके साथ किया गया था? बी से विलय और बी से विवेक। शामिल किया गया था 2017 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। और इसे जो अलग किया गया था वो एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। किसकी? एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर अलग किया गया था। और विलय, बी से विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर इसे शामिल किया गया था 2017 में दोस्तों। तो बहुत आसान ट्रिक से मैंने आपको बता दिया ये कैसे अलग किया गया था और कैसे शामिल किया गया था दोस्तों। अब दोस्तों हम देख लेते हैं भारत की पहली स्मार्ट सिटी जो होती है वो हमारी कौन सी थी भी? भुवनेश्वर। जो हमारी उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ये भारत की पहली स्मार्ट सिटी है। और जो 100वीं स्मार्ट सिटी है वो है शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग 100वीं स्मार्ट सिटी है दोस्तों। अब दोस्तों क्योंकि हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। और ये अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये कहाँ पर लागू है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पर लागू है, और हमारे देश में जो लागू है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। सो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो निजी स्वामित्व पर आधारित होती है। किस पे भी? निजी स्वामित्व पर आधारित होती है। मांग पूर्ति पर निर्भर करती है, मार्केट की मांग पूर्ति पर निर्भर करती है, निजी स्वामित्व पर निर्भर करती है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार का क्या नहीं होता है? कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कहाँ पर है भी? यूएसए में लागू है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके साथ ही दोस्तों अब हम देख लें समाजवादी अर्थव्यवस्था। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो कौन सी है भाई? उसमें क्या होता है? इसमें सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। देश के सारे कामों में सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याण करना होता है इसका उद्देश्य। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याण। ठीक है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। तो दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पर है भी? रूस इसका एग्जाम्पल है समाजवादी अर्थव्यवस्था का दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारा जो भारत है, हमारे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था यूज की जाती है? वो दोस्तों
वो की जाती है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिक्सचर मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी भी? हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था यूज की जाती है दोस्तों। और दोस्तों अब हम बात करते हैं वित्तीय बाजार। तो जो वित्तीय बाजार होता है वो आरबीआई देखती है, और जो पूंजी बाजार जो होता है वो सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं बुल और बियर की अवधारणा किससे संबंधित है। सो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं, बुल और बियर जो है इसकी अवधारणा शेयर मार्केट से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? शेयर मार्केट से संबंधित है। तो दोस्तों जब मार्केट के शेयर में बहुत तेजी से उछाल आता है, जब बहुत तेजी से उछाल आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। और जब उसमें गिरावट आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बियर कहते हैं। तो उछाल को बुल और बियर को गिरावट, मतलब गिरावट को बियर और उछाल को बुल हम कहते हैं शेयर मार्केट में। ये दोनों शेयर मार्केट से संबंधित होते हैं। सो दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, छिपी बेरोजगारी सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में है, किस क्षेत्र में है सबसे ज्यादा छिपी बेरोजगारी? सो दोस्तों ये प्राइमरी क्षेत्र में ही हमारा आता है, कृषि क्षेत्र। जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, इसमें सबसे ज्यादा छिपी बेरोजगारी है। एक व्यक्ति की जरूरत है लेकिन वहां पे 4 लोग काम कर रहे हैं, तो इस टाइप से इसको हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं, जो कि कृषि क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है दोस्तों। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था वो होती है, क्लोज जो अर्थव्यवस्था होती है, क्लोज इकोनॉमी जो होती है वो क्या होती है? घरेलू सीमा के अंदर ही लेन देन करना। जो हमारे देश की, मान लीजिएगा एक देश है, उसके देश की सीमा के अंदर ही एक दूसरे को लेन देन करना, राज्यों में लेन देन करना, देश के बाहर लेन देन ना करना, केवल देश के अंदर ही लेन देन करना, वो हमारा क्या कहलाता है? बंद अर्थव्यवस्था। और दूसरे देशों के साथ, विदेशों के साथ लेन देन करना, हमारा आयात निर्यात करना, वो क्या हमारा क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है खुली अर्थव्यवस्था। ये हमारी क्या कहलाती है? खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। और दोस्तों वैसे खुली अर्थव्यवस्था तो लगभग सभी देशों में है, लेकिन अगर बंद अर्थव्यवस्था का आपको एग्जाम्पल देखना है तो नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को आप देख लेते हैं, देख सकते हैं। वो किसी और देश के साथ नहीं करती है, बस चाइना को छोड़ के सबके साथ नहीं करती है, तो इसलिए हम इसे बंद अर्थव्यवस्था का एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है और ये किस आधार पर जारी किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। सो दोस्तों मानव विकास सूचकांक जो है वो 3 आधार पर जारी किया जाता है। एक तो प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय, इन 3 आधारों पर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और ये 1990 से जारी किया जाता है, जो कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा ये जारी किया जाता है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सो दोस्तों अभी मैंने बिल्कुल अभी अभी आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था, पूंजी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। सो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो निजी स्वामित्व पर काम करती है, निजी स्वामित्व पर काम करती है, और मांग और पूर्ति पर काम करती है। और जो समाजवादी जो होती है अर्थव्यवस्था, इसमें सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, पूंजीवादी में सरकार का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता है। और दोस्तों मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो यूएसए में थी, और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी वो रूस में थी। तो दोस्तों यहाँ पे तो गलत मिलान है इसका भी और इसका भी, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत में लागू है। हमारे भारत में कौन सी है भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यही सुमेलित है, यही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आरबीआई, जो कि आरबीआई के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1964 के 34 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और फर्स्ट गवर्नर जो थे इसके स्मिथ जी थे। फर्स्ट गवर्नर कौन थे भी? स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर थे। और पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख जी थे। कौन थे भाई? पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। कौन है भाई? शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर हैं भाई। शक्तिकांत दास पहले स्मिथ और पहले भारतीय सीडी देशमुख जी थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं मौद्रिक नीति समिति की।
मौद्रिक नीति समिति की बात करते हैं, सो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो मौद्रिक नीति समिति होती है, इसके अध्यक्ष होते हैं आरबीआई गवर्नर। कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर होते हैं इसके अध्यक्ष। और इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों में कौन कौन होते हैं? जो 3 सदस्य होते हैं वो तो आरबीआई से होते हैं और 3 सरकार के होते हैं दोस्तों। और मौद्रिक नीति समिति का जो कार्य होता है वो क्या होता है? महंगाई या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, इसका काम होता है मौद्रिक नीति समिति का। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। जो हमारा भारतीय संविधान में जो बजट का यूज किया गया है वो किस नाम से किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। सो दोस्तों ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं, जो हमारा भारतीय संविधान में बजट है उसको किस नाम से यूज किया गया है, किस नाम से लिखा गया है, तो वो दोस्तों लिखा गया है वार्षिक वित्तीय वितरण। कौन सा भी? वार्षिक वित्तीय वितरण नाम से ये लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय वितरण। ठीक है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय वितरण, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये हमारे कौन से आर्टिकल में रखा है, ये हमारे लिखा है आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 में साफ साफ लिखा है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। क्या भाई? वार्षिक वित्तीय और विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को कहा गया है आर्टिकल 112 में, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को कहा गया है। और ये सब सर्वाधिक बार अगर किसी ने पेश किया है बजट को तो वो किया है मोरारजी देसाई जी ने। किसने किया भी? मोरारजी देसाई जी ने सर्वाधिक बार इसे प्रस्तुत किया है। और पहली बार जो प्रस्तुत किया था वार्षिक बजट को वो किया था सन्मुख सेठी जी ने। और सबसे लंबा बजट पे जो भाषण देने वाली हैं वो हमारी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी कौन है वित्त मंत्री जो है वो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। उन्होंने सबसे लंबा भाषण दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कुछ लौह इस्पात संयंत्र की। किसकी बात करने वाले हैं? हम लौह इस्पात संयंत्र की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पे कितने भी 3 लौह इस्पात संयंत्र बनाए गए थे। और कौन कौन से देशों की सहायता से बनाए गए थे वो भी बात हम करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अब जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। सो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पर जो लौह इस्पात संयंत्र बनाए गए थे वो बनाया गया था भिलाई। कौन सा? भिलाई बनाया गया था जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, जो कि सोवियत संघ अर्थात जो रूस है, रूस को हम पहले यूएसएसआर कहा करते थे, यूएसएसआर जिसे सोवियत संघ कहते हैं, उसकी सहायता से बनाया गया था भिलाई में, छत्तीसगढ़ में पहला लौह इस्पात संयंत्र। उसके बाद राउरकेला में जर्मनी में जो कि जर्मनी की हेल्प से बनाया गया, जो कि राउरकेला किसमें आता है भाई? उड़ीसा में आता है। उड़ीसा के राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र बनाया गया था जर्मनी की हेल्प से। और दुर्गापुर में जो कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आता है, ये यूके अर्थात ब्रिटेन की मदद से लौह इस्पात संयंत्र बनाया गया था दोस्तों। अब हम बात करते हैं बोकारो। जो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र है ये झारखंड में आता है, जो कि सोवियत संघ अर्थात रूस की हेल्प से बनाया गया था, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पर बनाया गया था। तो ये जो शुरू के 3 है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पे बनाए गए थे। और ये जो बोकारो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पर बनाए गए थे। तो दोस्तों कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो ये लौह इस्पात संयंत्र हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना के टाइम पर बनाए गए थे। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और इसे तैयार कौन करता है भाई? इसे तैयार करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार। कौन करते हैं भाई? मुख्य आर्थिक सलाहकार इसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रेजेंट टाइम में कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रेजेंट टाइम में जो हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो हैं बी अनंत नागेश्वरन। कौन है भी? बी अनंत नागेश्वरन प्रेजेंट टाइम में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, CEA हैं, चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर, बी अनंत नागेश्वरन। सो दोस्तों पूरी क्लास के दौरान अभी तक मैंने एक बार भी आपको ना तो लाइक करने के लिए कहा, ना ही शेयर करने के लिए कहा था, और ना ही सब्सक्राइब करने के लिए कहा था। सो दोस्तों अब मैं आपसे बोल रहा हूँ क्लास का अंत हो गया, तो क्लास को अगर आप क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू।